नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे कैसे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन हुआ खत्म। क्या वाकई एक हो गए हैं राज और उद्धव ठाकरे? कैसे मंत्रिमंडल में एकनाथ शिंदे हुए नंबर 2? ओवैसी की पार्टी में क्या हुए बड़े बदलाव और कैग की रिपोर्ट पर क्यों मचा है बवाल? इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी हुई खत्म। शरद पवार और कांग्रेस से अलग हुए उद्धव ठाकरे। शिवसेना यूबीटी ने बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने के दिए संकेत। लंबे वक्त बाद साथ आए ठाकरे बंधु। मुंबई में साथ खड़े दिखे उद्धव और राज ठाकरे। सामने आई तस्वीर से मचा सियासी घमासान। महाराष्ट्र में मंत्रालयों का हुआ बंटवारा। गृह मंत्रालय नहीं मिला, लेकिन फिर भी एकनाथ शिंदे है नंबर 2। असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में किया बड़ा फेरबदल। एआईएमआईएम में नए पदाधिकारियों की गई घोषणा। महाराष्ट्र में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत बेहद खराब। कैग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। विपक्ष ने उठाए सवाल। खबरों में सबसे पहले बात आघाड़ी में पड़ी दरार की। महाराष्ट्र चुनाव नतीजे से पहले तक महाविकास आघाड़ी के तीनों ही दल मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। महाविकास आघाड़ी में चुनावों से पहले सीएम पद को लेकर जबरदस्त खींचतान मची थी, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने विधानसभा में महाविकास आघाड़ी को नेता प्रतिपक्ष पद के लिए भी तरसा दिया। महाविकास आघाड़ी के घटक दल कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी शरद चंद्र में किसी भी पार्टी को 20 से ज्यादा विधायक नहीं मिल सके। अब खबरें जो आ रही हैं उसके मुताबिक आघाड़ी अब पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर है। उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। संजय राउत ने बीते शनिवार को संकेत दिया कि उनकी पार्टी बीएमसी का चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ सकती है। राउत ने मीडिया से कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता स्थानीय निकाय चुनावों में संगठन के अकेले चुनाव लड़ने पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि लोकसभा या राज्यसभा विधानसभा चुनावों की तुलना में इस बार दावेदार ज्यादा हैं। संजय राउत ने कहा, उद्धव ठाकरे और अन्य पार्टी नेताओं के बीच बीएमसी चुनाव को लेकर बातचीत जारी है। कार्यकर्ता चाहते हैं कि पार्टी अकेले चुनाव लड़े। उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत के बीएमसी चुनाव पर दिए गए बयान पर बीजेपी नेता अतुल भातखलकर ने कहा है कि संजय राउत एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति है, इसलिए मैं उनके बयानों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहता। हालांकि मुंबई महानगर पालिका चुनाव में महाविकास आघाड़ी साथ लड़े या अकेले, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी ताकत के आधार पर लड़े, लेकिन मुंबई की जनता ने तय कर लिया है कि महानगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। इस चुनाव में भी जनता महायुति को अपना प्यार देगी। वैसे विधानसभा चुनाव के नतीजे जो आए हैं उससे तो साफ ही होता है कि इस बार बीएमसी पर भी बीजेपी का कब्जा हो सकता है, और जिस तरह के हालात बन रहे हैं वो हालात भी बीजेपी के फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं। खबरों में आगे का रुख करते हैं। एक पारिवारिक शादी में ठाकरे बंधुओं की मुलाकात हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे मुंबई में एक शादी समारोह में एक साथ नजर आए। राज ठाकरे की बहन जयवंती ठाकरे देशपांडे की बेटी की शादी समारोह में दोनों भाई एक साथ दिखे। इस शादी में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे समेत उनका पूरा परिवार एक साथ नजर आया। इस मौके पर आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे, रश्मि ठाकरे भी मौजूद रहे। शादी का आयोजन मुंबई के दादर के राजे शिवाजी विद्यालय में किया गया था, और इस बार शादी में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का परिवार मौजूद रहा। शादी में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच कुछ बातचीत भी हुई। हाल ही में राज ठाकरे रश्मि ठाकरे के भतीजे की शादी में भी शामिल हुए थे। महाराष्ट्र में अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना यूबीटी ने 20 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि 128 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली राज ठाकरे की पार्टी मनसे को एक भी सीट पर किसी भी उम्मीदवार को जीत हासिल करने में सफलता नहीं मिली। दोनों ठाकरे भाइयों के राजनीतिक अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया है। इस पृष्ठभूमि में चर्चा शुरू हो गई है कि मुंबई नगर निगम चुनाव से पहले ठाकरे भाइयों को एक हो जाना चाहिए। ऐसा कहा जा रहा है कि मराठी भाषी लोग चाहते हैं कि ठाकरे बंधुओं को एक साथ आना चाहिए। विधानसभा चुनाव में एमएनएस और ठाकरे गुट के आमने सामने होने के बाद अब मीडिया में दोनों ठाकरे भाइयों राज और उद्धव के एक साथ आने की चर्चा तेज हो गई है। मनसे और ठाकरे गुट के कुछ जमीनी कार्यकर्ता भी निजी तौर पर इस बारे में बात कर रहे हैं कि दोनों को साथ आना चाहिए।
विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे की कड़ी आलोचना की थी। बहरहाल ये सवाल बार बार उठ रहा है कि अगर मराठी मुद्दे पर ठाकरे बंधु एक साथ आते हैं तो क्या इससे आने वाले बीएमसी चुनावों में दोनों को फायदा होगा? ये बड़ा सवाल है, लेकिन ये फिलहाल दूर की कौड़ी नजर आ रही है। खबरों में अब बात मंत्रालयों के बंटवारे की। फडणवीस सरकार ने मंत्रियों को विभाग बांट दिए हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शनिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सिफारिश के मुताबिक मंत्रियों को मंत्रालयों का आवंटन कर दिया। एक हफ्ते तक चले शीतकालीन सत्र के समापन के बाद लिस्ट जारी की गई। फडणवीस ने गृह, ऊर्जा और कानून विभाग अपने पास रखा है। अजीत पवार को वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं एकनाथ शिंदे को शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग सौंपा गया है। चंद्रशेखर बावनकुले को राजस्व, उदय सामंत को उद्योग, चंद्रकांत पाटिल को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, गणेश नायक को वन, पंकजा मुंडे को पर्यावरण और हसन मुशरीफ को मेडिकल एजुकेशन, गुलाब राव पाटिल को पानी आपूर्ति, राधा कृष्ण विखे पाटिल को जल संपदा और दादा भूसे को स्कूली शिक्षा, अशोल विखे को आदिवासी विकास और प्रताप सरनाइक को परिवहन, धनंजय मुंडे को खाद्य आपूर्ति और अतुल सावे को ओबीसी विकास, जबकि संजय शिरसाट को सामाजिक न्याय और भारत गोगवाले को रोजगार विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खाते में शहरी विकास और लोक निर्माण यानी पीडब्ल्यूडी विभाग दिया गया है। अजीत पवार को फाइनेंस के साथ ही एक्साइज डिपार्टमेंट भी सौंपा गया है। एकनाथ शिंदे को शहरी विकास के साथ ही पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। महाराष्ट्र में शहरी विकास और पीडब्ल्यूडी को कमाई वाला मंत्रालय माना जाता है। एकनाथ शिंदे के सहयोगियों को भी अच्छे मंत्रालय दिए गए हैं। आपको बता दें कि 15 दिसंबर को महायुति के 39 मंत्रियों ने शपथ ली थी, जिनमें बीजेपी के 19, शिवसेना शिंदे गुट के 11 और एनसीपी अजीत पवार गुट के 9 मंत्री शामिल थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र इकाई के नए पदाधिकारियों की घोषणा की गई। इस घोषणा के साथ ही पार्टी ने अपनी पकड़ को और मजबूत यहां पर वो करना चाहती है, इसलिए पार्टी में फेरबदल किया गया है। पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र में नए संगठनात्मक ढांचे के साथ पार्टी कई मुद्दों पर अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से पेश करने के लिए तैयार है। माना जा रहा है बीएमसी चुनाव पार्टी ने फेरबदल किया है, यानी बीएमसी चुनावों के मद्देनजर पार्टी में यह बदलाव हुआ है। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इम्तियाज जलील को यहां पर कमान दी गई है। ये पुणे इलाके से विधायक है और ये भी एक बड़ा कारण है कि पार्टी ने इनकी राजनीतिक समझ और नेतृत्व क्षमता पर भरोसा जताया है। विधायक ने महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय के लिए हमेशा से आवाज उठाई और महाराष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में शब्बीर फारूकी की नियुक्ति की गई है। फारूकी की राजनीतिक पृष्ठभूमि और संगठन में उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। वहीं उपाध्यक्ष के रूप में मोहम्मद यूसुफ पंजानी का नाम घोषित किया है। पंजानी का संबंध करंजा से है और उन्होंने हमेशा पार्टी के सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई है। एआईएमआई ने महाराष्ट्र इकाई के 2 सामान्य सचिवों के नामों की भी घोषणा की है, जिनमें समीर साजिद और अतीक अहमद खान का नाम शामिल है। इसके अलावा पार्टी ने 2 संयुक्त सचिवों का भी यहां पर चुनाव किया, जिसमें सैफ पठान मुमरा और शफीकुल्ला काजी पिंपरी से। और साथ ही साथ एआईएमआई महाराष्ट्र इकाई की नई टीम के गठन के बाद पार्टी की दिशा और रणनीति में भी यहां पर जो है उस पर जोर दिया गया। ये टीम न सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगी, बल्कि सामाजिक न्याय, शिक्षा, विकास के क्षेत्रों में भी अहम भूमिका निभाएगी। और इन पदाधिकारियों के नेतृत्व में ऑल इंडिया मुस्लिमीन पार्टी जो है महाराष्ट्र में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए भी और ज्यादा सक्रिय कदम उठाएगी, ये मानना है ओवैसी का। खबरों के आखिर में बात कैग रिपोर्ट की। सीएजी ने महाराष्ट्र में स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना की है। शनिवार को राज्य विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट में सरकार की कई कमियों की ओर ध्यान दिलाया गया है, जिसमें डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मचारियों की कमी और दवाओं की कमी भी शामिल है। इसमें क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू करने की जरूरत पर जोर दिया है। कैग ने पाया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने संचालित सुविधाओं में डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि स्वास्थ्य सेवा संस्थानों की कमी की वजह से सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे पर ज्यादा बोझ पड़ा है, जिसके नतीजे यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा संस्थान भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों में निर्धारित मापदंडों से ज्यादा आबादी की सेवा करते हैं। जिसमें यह भी कहा गया है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुमानित आबादी को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे में अंतर की पहचान करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जाए और समय रहते यहाँ पर इसे तरीके से लागू किया जाए, ताकि भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार यहाँ पर स्वास्थ्य देखभाल संस्थान जो
है उसमें इसे मौजूद कराया जाए। रिपोर्ट में सरकार की आलोचना की गई है, जिसमें 33 उपजिला और ग्रामीण अस्पतालों में रोगी केंद्रित आहार भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह भी कहा गया है कि सरकार को यह तय करना चाहिए कि स्वास्थ्य सेवा संस्थान समयबद्ध तरीके से बिजली और संरचनात्मक लेखा परीक्षा जरूरतों का अनुपालन करे। यानी बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर दवाइयों तक की कमी इस रिपोर्ट में बताई गई है और महाराष्ट्र की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उस पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। अब फडणवीस की नई सरकार बनी है, ऐसे में फडणवीस सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वो महाराष्ट्र के हेल्थ डिपार्टमेंट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी। वैसे भी यहाँ पर हसन मुशर्रफ को स्वास्थ्य विभाग सौंपा गया है। अब हसन मुशर्रफ से ज्यादा उम्मीदें होंगी कि वो स्वास्थ्य सेवाओं में यहाँ पर और ज्यादा जरूरतों पर जो जोर दिया गया है उस पर ध्यान देंगे और इसे और ज्यादा मजबूत करेंगे। तो महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।